चलो हेलो, जग जाओ। तो कल हम लोग डिस्कस किए थे राउल्ट्स लॉ और उसमें आगे आज एक और न्यूमेरिकल आपको बताने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग बेंजीन एंड टॉलिन। ठीक है, the vapor pressure of solution is found to be 80 plus 40 xb. Find the vapor pressure of pure benzene and toluene। चलो क्वेश्चन को जल्दी से नोट करो, पॉज करो। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नोट हो गया होगा। आओ समझाते हैं करना क्या है। तो आपसे कहा है कि एक सॉल्यूशन बना है जिसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक बेंजीन है और दूसरा क्या है? टॉलिन। तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और टॉलिन का C6H5CH3। बेंजीन को हम मान लेते हैं B और टॉलिन को हम मान लेते हैं T। ठीक है, बेंजीन को B और टॉलिन को क्या मान लिया? T। अभी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पीएच कितना दे रखा है, जरा ध्यान से देखो। 80 प्लस 40 XB। XB नहीं, एक्चुअल में इसको जीटा भी पढ़ना। ठीक है, XB नहीं, क्या पढ़ना? जीटा भी। अगर हमारे पास कोई और इंफॉर्मेशन होता है तो सोचते, तो नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ यही दिया हुआ है और आपको निकालना है प्योर स्टेट में। प्योर स्टेट का मतलब क्या हुआ? यानी आपको निकालना है P0B, यानी प्योर स्टेट में बेंजीन का वेपर प्रेशर, और P0T यानी प्योर स्टेट में टॉलिन का वेपर प्रेशर। क्या कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है और सॉल्यूशन का अगर वेपर प्रेशर दिया है तो राउल्ट्स के अनुसार हम लोग सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं पता है, और वहां पर वेपर प्रेशर कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन का, ये डिस्कस हो चुका है। तो अगर हमें लिखना होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें लिखना होगा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे P0B इंटू XB, P0T इंटू XT। अब ध्यान से देखो यहां पर क्या कर सकते हैं। PS इक्वल टू P0B और XB के फॉर्म में है तो इसको छोड़ दो। ये इक्वेशन किसके टर्म में है? XB के टर्म में है। तो इस पूरे इक्वेशन को किसमें चेंज कर सकते हो? XB के टर्म में। क्या इस पूरे इक्वेशन को XB के टर्म में चेंज कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन में ये दो कंपोनेंट है। तो XB प्लस XT इक्वल टू 1, इसलिए XT इक्वल टू 1 माइनस XB। पता है ना ये कि सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। तो ये दो कंपोनेंट हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1। अब इस XT को उठाकर यहां पे पुट करो तो PS इक्वल टू क्या हो गया, जरा ध्यान से देखो। P0B XB प्लस P0T, और ध्यान से देखो XT के जगह पर कितना है? 1 माइनस XB। अब PS इक्वल टू देखो P0B XB प्लस P0T माइनस P0T इंटू XB। अब देखो XB क्या है? कॉमन। XB क्या है? कॉमन। तो यहां से क्या मिलेगा? PS इक्वल टू क्या मिला? जल्दी से ध्यान से देखो। P0T प्लस, ये दोनों कॉमन ले सकते हो तो क्या आएगा? XB इंटू P0B माइनस PT। इसको मानो इक्वेशन सेकेंड, और ये जो क्वेश्चन में दे रखा है इसको मानो इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करो। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करो। जब दोनों को कंपेयर करेगा तो देखो, अच्छा कंपेयर क्यों करेंगे? क्योंकि ये इक्वेशन XB के टर्म में है और ये भी इक्वेशन किसके टर्म में है? XB के टर्म में है। क्लियर हुआ बात? अब देखो P0T है तो यहां पर 80 है, तो यहां से कंपेयर करो। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेगा तो P0T इक्वल टू कितना मिल गया? जल्दी से देखो 80। P0T 80 मिला, यानी ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन। क्लियर हुआ? दूसरा,
अब देखो यहाँ एक्स बी तो 40 है यहाँ पर और यहाँ पर ये टर्म है, तो पी नॉट बी माइनस पी टी इक्वल टू कितना हो गया 40। अब देखो क्या तुम्हें पी नॉट टी पता है तो पी नॉट बी निकल जाएगा, इसलिए पी नॉट बी इक्वल टू 40 प्लस पीटी का वैल्यू कितना है 80, कितना हो गया 120। तो ये निकल गया प्योर स्टेट में किसका, बेंजीन का वेपर प्रेशर। हमने किया क्या, तो हमने देखा कि ये जो है हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है और अगर हमें लिखना होगा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो इसी तरह से लिखेंगे। अब हम सोचे कि ये वाला जो इक्वेशन है अगर इसके तरह हो जाए तो दोनों को कंपेयर किया जा सकता है क्योंकि और कोई डाटा नहीं है। अब इस इक्वेशन की तरह इसको चेंज करना है, इसको इसमें चेंज करना है, तो क्या करेंगे, xt को हटा दो। क्या xt को हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं, क्योंकि xv प्लस xt इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर के अंदर दो कंपोनेंट है, बेंजीन और टोलिन, दोनों का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। तो यहां से बहुत आसानी से आपने किसको हटा दिया, xt को हटाया तो इस टर्म में इक्वेशन आ गया। अब यहां से देखो xv और xv क्या है, कॉमन, यहां कॉमन ले लिए। अब देखो ये इक्वेशन जो होगा बिल्कुल इसके तरह हो गया, इस दोनों को कंपेयर किए तो पी नॉट टी के जगह पर कितना है 80 और देखो यहाँ पर इस टर्म के जगह पर कितना है 40। तो यहां से दोनों हमने निकाल लिया। क्लियर हुआ बात, चलो नोट करो, पॉज करो जल्दी से। हो गया होगा, बहुत बढ़िया। जल्दी से मिटा लेते हैं। चलो जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठना, ऐसे मत बैठ जाना। अरे ओ टिकटॉक स्टार, चलो जल्दी से, तुम्ही को बोल रहे हैं। चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम होगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भी और कंपिटिटिव एग्जाम यानी कि नीट और जेईई मेंस के लिए भी। क्लियर हुआ बात, तो हेडिंग लगाओ, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या हेडिंग लगाना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब पहले समझो बहुत अच्छे से, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या है। तो इसके पहले जब भी हम सॉल्यूशन बना रहे थे उसमें दोनों लिक्विड रहा था, सॉल्यूट भी लिक्विड था, सॉल्वेंट भी लिक्विड था। क्लियर हुआ बात। तो अब उस समय हम इस फॉर्मूला का यूज करते थे, PS इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां पर इस फॉर्मूला से काम चल जाता था, कब, जब दोनों वोलेटाइल था, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। लेकिन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का केस कब बनेगा, पहले तो ये समझना जरूरी है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का केस तब बनेगा जब सॉल्यूट मेरा नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट मेरा वोलेटाइल है। अगर सीधे तौर पे कहें तो सॉल्यूट यदि सॉलिड है, सॉल्यूट सॉलिड है और सॉल्वेंट लिक्विड है तो मेरा केस क्या बनने वाला है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। चलो अब सवाल यह है कि जब दो लिक्विड को मिक्स कर रहे थे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल से क्या हो जा रहा था, ज्यादा हो जा रहा था। लेकिन एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, यानी कि एक वोलेटाइल है और दूसरा नॉन वोलेटाइल है। तो इस केस में अगर हम सॉल्यूशन बनाएं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिविजुअल से क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा या सेम रहेगा, यह हमें समझना होगा। कहो समझाते हैं। चलो यहां पर हमारे पास सपोज करो कि ए है, ए जहां भी लिखेंगे सॉल्वेंट, बी जहां भी लिखेंगे सॉल्यूट। समझा के साइड लाल का फैन। चलो बहुत सारा है। हाँ, तो ए जहां भी लिखेंगे क्या समझना, सॉल्वेंट, बी जहां भी लिखेंगे क्या समझना, सॉल्यूट। पूरे चैप्टर में हो सकता है कि कई बार हम मिस्टेक करते हैं, उल्टा लिखना, लेकिन तुम मिस्टेक मत करना। क्लियर हुआ बात, एग्जाम में तुम्हें लिखना है, हमें नहीं। तो ध्यान रखना इस बात को, सॉल्यूट बी, सॉल्वेंट ए। तो ये ए लिए हैं और यहां पर हमने बी लिया है, यहां पे हमने बी लिया है, यानी कि ये मेरे लिए क्या है, सॉल्वेंट और ये मेरे लिए क्या है, सॉल्यूट। क्लियर हुआ बात। अब देखो ये सॉल्वेंट क्या है, इस बार वोलेटाइल है,
वोलेटाइल और ये क्या है, नॉन वोलेटाइल। अगर ये वोलेटाइल है तो कोई ना कोई क्या होगा, लिक्विड ही होगा, और ये अगर नॉन वोलेटाइल है तो कोई ना कोई क्या होगा, सॉलिड ही होगा। अब इस दोनों को मिलाए, इस दोनों को मिलाने से एक सॉल्यूशन बनकर तैयार हुआ। दोनों को मिलाने से क्या बनकर हुआ, सॉल्यूशन। तो पहले ये वेपर था, इसका वेपर था किसका, सॉल्वेंट का। क्या इसका वेपर होगा, तो इसका जो वेपर था अकेले है, अकेले है तो इसका वेपर प्रेशर को क्या लिखना, P0A। क्या इसका भी वेपर प्रेशर होगा, तो क्या सॉलिड वोलेटाइल है, नहीं ना, नॉन वोलेटाइल है, और नॉन वोलेटाइल का वेपर प्रेशर 0, तो P0 भी क्या होगा, 0। चलो बहुत बढ़िया। अब इस दोनों को मिला दिए, इस दोनों को जब मिला दिए तो इस सॉल्यूशन के अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर अब दो कंपोनेंट हैं, एक तो सॉल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है। अब होगा क्या कि पहले यहां पर सिर्फ ए था, ए था, ए था, ए था, ए था, केवल ए के मॉलिक्यूल्स थे। लेकिन अब सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होने वाला है। अब यहां ए है, ए है, ए है, बीच बीच में कौन आ जाएगा, बी, बीच बीच में कौन आ जाएगा, बी। यानी कि हो क्या रहा है कि जो हमारा सॉलिड है, जो हमारा सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट के कुछ सरफेस को क्या कर रहा है, क्लोज कर दे रहा है। जो मेरा सॉलिड है, जो मेरा सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट के कुछ सरफेस को क्या कर दे रहा है, क्लोज कर दे रहा है। और जैसे ही सॉल्वेंट का सरफेस क्लोज होगा यानी कि डिक्रीज करेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P0A, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमने क्या देखा कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में हमने ऐड किया तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से घट गया, यानी प्योर सॉल्वेंट से भी कम होगा। क्यों कम हुआ भाई, तो कम होने का कारण यह है कि जो हमारे सॉलिड हैं, यानी कि जो हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, वो सरफेस एरिया को क्लोज कर दे रहे हैं, सॉल्वेंट के कुछ सरफेस एरिया को रिड्यूस कर दे रहे हैं। और वेपोराइज यानी कि वेपोराइजेशन सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस जितना ज्यादा होगा, सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना जल्दी वेपोराइज होगा। जैसे हम तुमको समझाते हैं, जैसे एक गिलास पानी लो, एक गिलास पानी लो और 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको हीट करो। तो एक गिलास पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर हम हीट करेंगे तो यहां से वेपर निकलेगा, और पूरे पानी को वेपोराइज होने में हो सकता है कि 30 मिनट समय लगे या 1 घंटा समय लगे। लेकिन इसी पानी को, जो एक गिलास पानी था, अब उसको एक बहुत बड़े बर्तन में डाल दो, एक बहुत बड़े बर्तन में डाल दो जिसका सरफेस एरिया इतना बड़ा है, तो अब इतना दूर से वेपोराइज होगा ना, अब इतना दूर से वेपोराइज होगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जल्दी से 5 मिनट में वाटर वेपर बन जाएगा, जबकि यहां पर क्या लगा 30 मिनट। टेम्परेचर क्या है, सेम, और वाटर ही है दोनों जगह। तो वेपोराइजेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। वेपोराइजेशन क्या है, सरफेस फिनोमिना है। यानी कि जितना ज्यादा सरफेस होगा वेपोराइज उतना आसानी से होगा। क्लियर हुआ बात। तो फाइनल अब यहां पर जो बोलेंगे उसको नोट कर लेना, फाइनल नोट कर लेना कि when non-volatile solute, when non-volatile solute is added into volatile solvent, the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution will be, the vapor pressure of solution will be lower than, the vapor pressure of solution will be lower than vapor pressure of pure solvent, vapor pressure of pure solvent। ये एक हो गया क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि why vapor pressure of non volatile solution is less than pure solvent। तो जवाब क्या होगा,
यानी कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज करता है? तो आंसर क्या होगा? सोचो क्या होगा आंसर। अरे यहां ध्यान दो, जल्दी 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 सोच लिया, चलो ठीक है, नहीं सोचा समझाते हैं। हाँ बहुत बढ़िया समझना, बहुत बढ़िया समझना। तो क्या होगा कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वोलेटाइल में तुमने ऐड किया तो जो सॉल्वेंट है उसके सरफेस एरिया को कौन ऑक्युपाई कर रहा है? कुछ सरफेस एरिया कौन ऑक्युपाई कर रहा है? सॉल्यूट। और जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करेगा यानी उसका सरफेस एरिया कम हुआ, और जैसे ही सॉल्वेंट का सरफेस एरिया कम होगा वेपोराइजेशन घट जाएगा। तो आंसर क्या हुआ कि when non-volatile solute is added into volatile solvent, when non-volatile solute is added into volatile solvent, it will decreases the या contract the, it will decreases the or contract the surface area of solvent, surface area of solvent. Therefore vapor pressure of solution will be lower than, therefore vapor pressure of solution will be lower than vapor pressure of, बोलो, vapor pressure of pure solvent। क्लियर हो गया? चलो एक बार देख लें, अच्छा से दिखाई तो दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये दो टर्म समझ गया। चलो जी बहुत ध्यान से सीखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो सब बहुत सारा टिकटॉक स्टार हो गया है, क्योंकि हमसे पूछ रहा था कि टिकटॉक स्टैंड नहीं रखे हैं क्या सर, तो हमको लगा कि भाई लगता है बहुत सारा टिकटॉक शूट करने में आजकल बिजी है, तो उधर फोन को साइड में रखो और कॉपी पेन लेकर अच्छे से नोट करो। तो फाइनली हमारे पास 3 पॉइंट आया कि रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का केस कब बनेगा। आप कैसे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का केस होने वाला है? तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो आप क्लियर हो जाइए कि यहां पर केस आने वाला है रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का। अब यहां पे क्वेश्चन किस तरह के होंगे, सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में हमको डिस्कस करना होगा। चलो आओ समझाते हैं। चलो तो हमारे पास यहां पर ये है ए और ये है हमारे पास बी। चलो ये हमारे लिए क्या है? लिक्विड है, और ये हमारे लिए क्या है? सॉलिड है। दूसरी बात, ये हमारे लिए क्या है? बोलो, सॉल्वेंट, याद है ना? और ये हमारे लिए क्या होगा? बोलो जल्दी, क्या है? सॉल्वेंट। तो ये हमारे लिए क्या होगा? सॉल्यूट। चलो बहुत बढ़िया। ये लिक्विड है, ये वेपोराइज होगा तो पीओ स्टेट में इसका वेपर प्रेशर मान लो P0A। ये सॉलिड है यानी कि नॉन वोलेटाइल है, तो इसका वेपर प्रेशर P0 भी क्या होगा? बोलो 0। अब इस दोनों को मिलाने से जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS इक्वल टू क्या सिर्फ ए के वेपर प्रेशर पे डिपेंड करेगा या ए और बी के दोनों पे डिपेंड करेगा? तो बी पर कैसे डिपेंड करेगा? बी तो वेपोराइज नहीं हो रहा, तो जब यहां वेपोराइज नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन के अंदर भी वेपोराइज नहीं होगा। तो PS इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? PA प्लस PB। तो PS इक्वल टू PA के जगह पर क्या? P0A XA प्लस P0B XB। अब जरा ध्यान से देखो, P0B का वैल्यू क्या है भाई? 0। P0B का वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि वो क्या है? नॉन वोलेटाइल, वो सॉलिड है। तो यहां पे पुट करो उस वैल्यू को, तो P0A XA प्लस P0B का वैल्यू 0 इंटू XB, यानी फाइनली PS इक्वल टू P0A XA, यानी कि PS इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया होगा? चलो पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट हो गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ो यहां से। अब देखो, तो PS इक्वल टू फाइनली क्या मिला आपको? PS इक्वल टू फाइनली आपको मिला PA, और PA इक्वल टू आपको पता है कि क्या है? PA इक्वल टू क्या है? P0A इंटू XA। चलिए ठीक है। अच्छा दूसरी बात कि चलो ठीक है, वेपर प्रेशर तो 0 है सॉल्यूट का, B का, लेकिन क्या मोल फ्रैक्शन भी 0 होगा? नहीं, मोल फ्रैक्शन तो 0 नहीं होगा भाई, क्योंकि मोल डिपेंड करता है किस पे? मास पे। तो सॉलिड का कुछ ना कुछ मास तो उसमें ऐड है सॉल्यूशन के अंदर। हमने जब सॉलिड मिलाया,
हमने जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो उस सॉल्यूट का कुछ ना कुछ क्या होगा, मास। तो मास अगर है तो मोल भी है, और मोल है तो मोल फ्रैक्शन भी है। चलो, तो सॉल्यूशन के अंदर दो ही चीज है ना, ए और बी। तो तुम जानता क्या है, तुम ये बहुत आसानी से जानता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। ये जानता है कि नहीं जानता है, बोलो। जानता है। अब यहां से काम करते हैं, पीएस इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो पीएस इक्वल टू है पीए। पीए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। हम इस एक्स ए को रिप्लेस करना चाहते हैं। किसको रिप्लेस करना चाहते हैं, बोलो, एक्स ए को। तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है, यहां से एक्स ए इक्वल टू क्या हो सकता है, बोलो, 1 माइनस एक्स बी। 1 माइनस एक्स बी यहां पुट करो, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, अब यहां से पी एस इक्वल टू क्या लिख सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है। अब एक काम करो, इस टर्म को इधर भेजो, तो इधर भेजो, और इसको इधर भेजो, तो पी नॉट ए एक्स बी। कुछ पूछ रहा काहे भेजेंगे सर, तो डेरिवेशन है बहुआ, इसलिए भेजना पड़ेगा, टेंशन मत ले। चलो, तो इसको इधर भेजे पॉजिटिव हुआ, इसको इधर भेजे निगेटिव हुआ, पी नॉट ए माइनस क्या हुआ, पी एस। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम यहां से एक्स बी लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, एक्स बी इक्वल टू, तो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन, बोलो, अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्म है इसी को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये जो पूरा टर्म है इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्लियर हो गया बात। तो अगर हमसे कोई पूछे कि डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent which is equal to mole fraction of non-volatile solute। बात समझ में आया, फिर से रिपीट कर देते हैं। What is the relative loading in vapor pressure? तो लिखना है इसका जवाब कि it is defined as ratio of lowering in vapor pressure to the vapor pressure of pure solvent which is equal to mole fraction of non-volatile solute। चलो, तो इसको कंप्लीट को कहते हैं रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी एस, ये टर्म एक